हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसटीडी स्कोप यूपीएससी में। कल के वीडियो में हमने एसएचजी से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखा था। इसके बचे हुए प्रश्नों को हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि समकालीन समय में स्वयं सहायता समूह का उदय राज्य की विकास गतिविधियों से धीमी लेकिन स्थिर वापसी की ओर इशारा करता है। विकासात्मक गतिविधियों में एसएचजी की भूमिका और एसएचजी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए उपायों की चर्चा कीजिए या उपायों की जांच कीजिए। तो हमारा इस वीडियो के माध्यम से जो मेन मोटिव होता है वो यही होता है कि हम प्रश्न की जो मेन डिमांड होती है उसको अच्छे से समझ पाए, प्रश्न कह क्या रहा है और फिर उसके अकॉर्डिंग हम इंट्रो, जो आंसर और जो कंक्लूजन है उसको अच्छे से लिख पाए और आपको जो वैल्यू एडेड मटेरियल है वो यहीं पर आपको मिल सके, जिससे जो आप अपने नोट्स को हैं और अधिक वैल्यू एडेड बना सके और अपनी तैयारी को आसान कर सके। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो पहली लाइन है उसका अर्थ क्या है, वो लाइन क्या कह रही है। जो पहली लाइन है उसका मतलब है कि जो वर्तमान में या समकालीन समय में क्या हो रहा है कि जो सरकार है वो विकासात्मक गतिविधियों से जो अपना प्रत्यक्ष हाथ है वो जो पीछे खींच रही है। जैसे जो पहले सरकार थी, किसी भी प्रकार की विकासात्मक गतिविधि थी, जैसे शिक्षा हो गई या स्वास्थ्य हो गया या फिर कौशल विकास हो गया, इस प्रकार की जो विकासात्मक गतिविधियां थी उसमें जो सरकार प्रत्यक्ष भूमिका निभाती थी वह भूमिका अब यह सरकार कम कर रही है। जो है यहाँ पे लिखा गया उदय राज्य की विकास गतिविधियों से धीमी लेकिन स्थिर वापसी की ओर इशारा कर रही है। बट सरकार ये कर रही है, जो क्या कर रही है, प्रत्यक्षता कम कर रही है। अप्रत्यक्षता क्या कर रही है, किसी मिडिल मैन के थ्रू है ये विकासात्मक गतिविधियां उनको संचालित कर रही है। जैसे जो एसएचजी हो गए या फिर जो एनजीओ हो गए या फिर जो सिविल सोसाइटी होगी, उसके थ्रू सरकार क्या कर रही है, विकासात्मक गतिविधियों में अपनी भूमिका निभा रही है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि समकालीन समय में सरकार धीरे धीरे विकासात्मक गतिविधियों के प्रत्यक्ष कार्यान्वयन से दूर जा रही है और इसके बजाय सामाजिक और आर्थिक मुद्दों को संबोधित करने में बड़ी भूमिका निभाने के लिए एसएचजी जैसी समुदाय आधारित पहल को प्रोत्साहित कर रही है। तो अब आप यह जो पहली लाइन का अर्थ यहाँ पर समझ चुके होंगे। आगे देखिए, सरकार नीतिगत ढांचे, वित्तीय सहायता और क्षमता निर्माण के और बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से एसएचजी को सुविधा और समर्थन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो एसएचजी के माध्यम से सरकार क्या कर रही है, विकासात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने का कार्य है। इसका मतलब क्या हो गया कि समकालीन समय में एसएचजी का जैसे जैसे उदय हो रहा है, एसएचजी जैसे जैसे इतने ज्यादा फैल रहे हैं, उतना ही सरकार है वो प्रत्यक्ष विकासात्मक गतिविधियों से धीमे धीमे पीछे हट रही है और क्या कर रही है, एसएचजी के माध्यम से विकासात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित कर रही है। अब हमें यहाँ पर यह समझना है कि सरकार तो प्रत्यक्ष विकासात्मक गतिविधियों से पीछे जा रही है, तो एसएचजी कैसे विकासात्मक गतिविधियों में भूमिका निभा रही है। तो हमें यहाँ दिखाना है कि जो एसएचजी के माध्यम से कैसे कौशल विकास बढ़ा है, एसएचजी के माध्यम से कैसे महिला सशक्तिकरण बढ़ा है, एसएचजी के माध्यम से कैसे ग्रामीण विकास प्रोत्साहित हुआ है, एसएचजी के माध्यम से कैसे गरीबी उन्मूलन हुआ है। तो ये जो कारण है एसएचजी के माध्यम से कैसे हुए उसको ही हमें यहाँ पर बताना है। तो आप अब अच्छी तरह से प्रश्न को समझ गए होंगे। अब हमें यहाँ पर सीधा सा पहले इंट्रो में क्या बताना है। इंट्रो में हम एसएचजी को परिभाषित कर सकते हैं और हम साथ में ये भी दर्शा सकते हैं कि सरकार कैसे एसएचजी को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रही है, ताकि ये प्रूव हो सके कि सरकार वास्तव में प्रत्यक्ष विकासात्मक गतिविधियों से पीछे हट रही है, बट अप्रत्यक्ष विकासात्मक गतिविधियों में एसएचजी की सहायता से आगे बढ़ रही है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं जैसे 2017-18 में जो एसएचजी पर जितना खर्च हो रहा था वो था 1000 करोड़ के समथिंग था और 2021-22 में बढ़कर कितना हो गया, 3000 करोड़ हो गया, यानी कि जो 200% की वृद्धि की है। तो यह इंडिकेट कर रहा है कि सरकार एसएचजी को और बढ़ावा दे रही है ताकि जो एसएचजी के माध्यम से विकासात्मक गतिविधियां हैं उनको और अधिक गति प्रदान की जा सके। यहाँ पर हमने जो पहली लाइन है उसको प्रूव कर दिया है और साथ ही हम थोड़ा सा यहाँ पर बता सकते हैं कि जो पहली लाइन का अर्थ क्या है, जो अभी हमने ऊपर समझा था। अब मेन मुद्दा था कि जो एसएचजी के माध्यम से विकासात्मक गतिविधियां कौन कौन सी हो रही है, जो प्रश्न में पूछा गया था। जैसे यहाँ पर लिखा गया है गरीबी उन्मूलन और आजीविका संवर्धन, महिला सशक्तिकरण हो गया, ग्रामीण विकास और समाज कल्याण हो गया, वित्तीय समावेशन हो गया। तो ये किसके माध्यम से हो रहा है, एसएचजी के माध्यम से हो रहा है। इसमें ना सरकार प्रत्यक्ष अपनी भूमिका नहीं निभा रही, अप्रत्यक्ष एसएचजी को और अधिक सशक्त बनाकर, एसएचजी को और अधिक मजबूत करके सरकार इसमें भूमिका निभा रही है। अब महिला सशक्तिकरण से सीधा सा क्या हो सकता है, अगर महिला सशक्त हुई, महिला की डिसीजन पावर है वो घर में बढ़ गई, महिला के पास और अधिक वित्तीय साधन आए, तो इससे क्या होगा, बच्चों का पोषण स्तर सुधरेगा, बच्चों की जो स्कूली शिक्षा है उस पर और अधिक खर्च होगा तो शिक्षा का स्तर भी सुधरेगा, महिलाओं की जो
स्वास्थ्य है उसमें भी सुधार होगा। जैसे कि जो NFHS है उसका 5वां डेटा कह रहा है कि जो 50% जो महिलाएं हैं देश की वो एनीमिया से ग्रसित है। तो इसको कैसे दूर किया जा सकता है? इसको SHG को और भी सुदृढ़ बनाकर, जिससे क्या होगा, महिला सशक्तिकरण होगा और उसी के माध्यम से क्या हो जाएगा, जिससे महिलाओं में जो स्वास्थ्य संबंधी जो समस्या है उनको दूर किया जा सकता है। उसी प्रकार से यहाँ पर अन्य टॉपिक भी दिए गए हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। तो ये तो हो गया विकासात्मक गतिविधियों में SHG की भूमिका हो गई, जो प्रश्न में पूछा गया था। अब प्रश्न का दूसरा पार्ट था कि सरकार इसमें क्या भूमिका निभा रही है, सरकारी प्रयास में क्या क्या किए गए हैं। तो यहाँ पर लिखे गए हैं जो सरकार ने प्रयास किए हैं SHG को बढ़ावा देने के लिए, जैसे जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हो गया, या SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम हो गया जो 1992 में नाबार्ड के द्वारा लाया गया था, या फिर जो प्रियदर्शनी योजना हो गई, या महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना हो गई, या स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना हो गई। इन योजनाओं के माध्यम से सरकार क्या कर रही है, SHG को और अधिक सशक्त कर रही है, SHG को और अधिक मजबूत बना रही है, ताकि क्या हो सके, SHG के माध्यम से और अधिक विकासात्मक गतिविधियां हैं उनको और अधिक सुचारू ढंग से संचालित किया जा सके। तो ये तो यहाँ पर हमने देख ली सरकारी प्रयास क्या किए गए हैं। और इसके साथ ही हम यहाँ पर बता सकते हैं कि SHG में क्या क्या बाधाएं हैं। अब यह प्रश्न में पूछा तो नहीं गया है, लेकिन प्रश्न 15 नंबर का है, तो हमें ये बताना पड़ेगा कि SHG में क्या बाधाएं हैं और इन बाधाओं को हम और कैसे दूर कर सकते हैं, इसका वे फॉरवर्ड भी बता सकते हैं। तो SHG में क्या क्या बाधाएं हैं वो यहाँ पर लिखी गई है। जैसे जो पितृसत्तात्मक समाज हो गया, जो महिलाओं की सामाजिक गतिशीलता है उसको रोकने का कार्य करता है। महिलाओं पर दोहरा बोझ हो गया, कैसे हो गया, तो महिलाएं SHG के माध्यम से स्वरोजगार का कार्य भी करे और क्या करे, घर का कार्य भी करे। अब दोनों पर कैसे पॉसिबल होगा, तो ये बोझ है जो SHG के विकास में बाधा बनकर उभर रहा है। SHG के जो सदस्य उनमें वित्तीय साक्षरता का अभाव है, या फिर जो SHG में जुड़ी हुई महिलाएं होती है उनका विवाह हो जाता है और जिससे क्या उनको प्रवास का सामना करना पड़ता है विवाह के बाद। तो ये भी जो SHG का सुचारू संचालन में बाधा बनकर उभर रही है। और जो SHG में क्या होता है, किसी स्थान विशेष के लोग होते हैं वो संगठित होकर एक ग्रुप बनाते हैं, तो जो जाति आधारित भेदभाव है वो लोगों को साथ आने से रोकता है। तो ये भी एक क्या हो गई, बाधा हो गई या समस्या हो गई या फिर चुनौती हो गई। इसके साथ हम यहाँ पर वे फॉरवर्ड भी बता सकते हैं कि निम्न उपाय करके जो SHG है उनको और अधिक सशक्त बनाए जा सकते हैं, उनको और अधिक मजबूत किया जा सकता है, जिससे जो विकासात्मक गतिविधियों में SHG और अधिक भूमिका निभा सके। जैसे जो है महिलाओं को और अधिक सशक्त बनाया जाए, जैसे जो मध्य प्रदेश की किशोरी शक्ति परियोजना हो गई जो महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण, वित्तीय साक्षरता और उद्यमिता के अवसर उपलब्ध करवाती है, जिसके कारण क्या हो सके, महिला सशक्त हो सके और वो महिला अपनी पूर्ण क्षमता के साथ SHG को सुचारू ढंग से संचालित कर सके। तो दूसरा पॉइंट है यहाँ पर पुरुषों की भागीदारी बढ़ाई जाए, जिससे क्या हो सके, पुरुष भी SHG से जुड़कर अपना विकास सुनिश्चित करने का कार्य कर सके। अब यहाँ पर हम एक केस स्टडी देखेंगे कि कैसे जो दो विरोधी लोग होते हैं, जैसे यहाँ पर विरोधी लोग हैं कि पितृसत्तात्मक सोच है वह है जो महिलाओं को SHG में काम करने से रोक रही है। तो जो पितृसत्तात्मक सोच है उसको कैसे खत्म किया जा सकता है, पुरुषों की भागीदारी को SHG में सुनिश्चित करके। तो इसको हम एक केस स्टडी के माध्यम से समझते हैं। जैसे जो गुजरात के अंदर दंगे हुए थे 2002 के अंदर, तो उसमें एक स्थान था अहमदाबाद और एक स्थान था सूरत। तो अब अहमदाबाद में क्या था कि जो व्यापारी थे वो दो वर्गों में बटे हुए थे, एक तो हो गए हिंदू व्यापारी, एक हो गए मुस्लिम व्यापारी। जबकि सूरत में क्या था, जो व्यापारी थे वो सारे क्या थे, हिंदू ही थे। और उनमें जो काम करने वाले जो उनकी दुकानें थी, जो डायमंड्स की दुकानें थी, उनमें जो काम करने वाले व्यक्ति थे वो कौन थे, ऑलमोस्ट मुस्लिम थे। तो यहाँ पर क्या था, दोनों के अंदर कंपटीशन था। अहमदाबाद के अंदर जो व्यापारी थे उनमें, तो वहां पर जो मारकाट हुई मुस्लिम दंगों की वो अधिक हुई, क्योंकि वो उनको जो व्यवसायिक प्रतिद्वंदिता भी वहां पर सामने आई, तो वहां पर जो दंगे हुए वो और अधिक हुए। जबकि जो सूरत के अंदर क्या हुए, दंगे कम हुए, क्योंकि हिंदुओं को लगा कि अगर मुसलमानों के साथ हिंसा हुई तो जो हमारा व्यापार है वो ठप पड़ जाएगा। इसी प्रकार अगर पुरुषों के साथ में भागीदारी सुनिश्चित कर दी जाए SHG के अंदर, तो पुरुषों को भी लाभ होगा, तो वो अपने लाभ के लिए महिलाओं को और अधिक ऐड करेंगे ताकि वो अधिक से अधिक लाभ कमा सके। तो इस प्रकार की व्यवस्था के माध्यम से भी क्या कर सकते हैं, जो SHG की बाधा है उनको दूर किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है जाति आधारित भेदभाव को कम किया जाए। जैसे जो कर्नाटक की ग्राम पंचायत विकास योजना है वो सामाजिक भेदभाव और बहिष्कार के मुद्दों को संबोधित करती है। तो जाति आधारित भेदभाव कम होगा तो क्या होंगे, अधिक से अधिक लोग साथ आकर जुड़ेंगे और SHG और अधिक सशक्त होकर जो ग्रामीण विकास है या फिर जो विकासात्मक गतिविधियां है उनमें और अधिक भूमिका निभा पाएगी। आगे हम कंक्लूजन में बता सकते हैं कि सरकार है वो SHG को और अधिक मजबूत बनाए और SHG का जो उद्देश्य है उसको पूर्णतः पूरा किए जाने के लिए सरकार जो SHG की जो भी बाधा है उनको दूर करने का कार्य करे।
इस प्रकार के प्रोग्रेसिव कंक्लूजन के साथ हम अपने आंसर को समाप्त कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि गरीबी रोधी वैक्सीन के रूप में माइक्रो फाइनेंस का उद्देश्य भारत में ग्रामीण गरीबों की संपत्ति निर्माण और आय सुरक्षा है। ग्रामीण भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने के साथ साथ दोहरे उद्देश्यों को प्राप्त करने में स्वयं सहायता समूह की भूमिका का मूल्यांकन करें। अब यहाँ पर ये प्रश्न क्या कह रहा है, जो प्रश्न की पहली लाइन है वो कह रही है गरीबी रोधी वैक्सीन है। कौन है? माइक्रो फाइनेंस है। जैसे जो वैक्सीन होती है, जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में कोरोना की वैक्सीन है, वो किससे लड़ने के लिए हेल्प करती है? कोरोना बीमारी से। उसी प्रकार से जो माइक्रो फाइनेंस है वो किससे लड़ने में सहायता करेगा? वो किसकी वैक्सीन है? वो किसको समाप्त करेगा? वो गरीबी को समाप्त करेगा। कैसे गरीबी को समाप्त करेगा? जैसे कोई गरीब व्यक्ति है या फिर जो गरीब किसान हो गया या फिर जो गरीब महिला है, उसको क्या दिया जाए? माइक्रो फाइनेंस दिया जाए। जैसे कि जो 10,000 का हो गया, जैसे कि पीएम स्वनिधि में दिया जाता है, या फिर 30,000 का हो गया, इस प्रकार की व्यवस्था की जाए, उनको माइक्रो फाइनेंस प्रदान किया तो वो उससे क्या करेगा? अपने लिए स्वरोजगार के साधन ढूंढेगा। जैसे कि वो कुछ सामान लेके आएगा बेचने के लिए, जैसे सब्जी लेके आ गया तो वो सब्जी बेचेगा तो उसको क्या मिल गया? एक स्वरोजगार का साधन मिल गया। तो इससे क्या कर सकते हैं? वो व्यक्ति गरीबी का जो चुंगल है उससे बाहर आ सकता है, उसको एक रोजगार का अवसर भी प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से जो माइक्रो फाइनेंस है वो क्या है? गरीबी रोधी वैक्सीन है। और ये क्या करता है माइक्रो फाइनेंस? एक तो क्या करता है? गरीबों की संपत्ति निर्माण में सहायता करता है, और दूसरा क्या करता है? उनको आय सुरक्षा प्रदान करता है। इसको हमें यहाँ पर बताना है कि कैसे जो माइक्रो फाइनेंस है वो संपत्ति निर्माण का कार्य करता है या फिर जो आय सुरक्षा का कार्य करता है। और यहाँ पर दूसरी लाइन क्या कह रही है कि जो ग्रामीण भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए साथ साथ जो दोहरे उद्देश्य है, और यहाँ पे दोहरे उद्देश्य कौन से हैं? पहला उद्देश्य था जो गरीबों की संपत्ति निर्माण, और दूसरा उद्देश्य था गरीबों की आय सुरक्षा। ये दोनों जो दोहरे उद्देश्य हैं, इनको प्राप्त करने में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका का मूल्यांकन करें। पहली लाइन यहाँ पर अर्थ स्पष्ट कर रही है कि जो माइक्रो फाइनेंस है वो किस काम के रूप में आ सकता है। एक तो है जो गरीब है उनका संपत्ति निर्माण कर सकता है, और गरीबों की या फिर गरीबों की आय सुरक्षा का प्रबंध कर सकता है। तो ये तो क्या हो गया? माइक्रो फाइनेंस का कार्य हो गया। अब एसएचजी के माध्यम से क्या किया जा सकता है? माइक्रो फाइनेंस उपलब्ध करवाया जा सकता है। तो एसएचजी कैसे आय सुरक्षा या फिर संपत्ति निर्माण में भूमिका निभा सकती है, उसके साथ ही महिला सशक्तिकरण में भूमिका निभा सकता है, उसको हमें यहाँ पर स्पष्ट करना है, उसको हमें यहाँ पर बताना है। अब एसएचजी का मेन कार्य क्या हो गया? एसएचजी का मेन कार्य वही है माइक्रो फाइनेंस उपलब्ध करवाना। तो सीधी सी बात है, जो पहली लाइन है उसमें हम यहाँ पर बता सकते हैं कि जो गरीबी रोधी वैक्सीन के रूप में एसएचजी का उद्देश्य, यहाँ पर एसएचजी लिख दीजिए, क्योंकि एसएचजी क्या कर रहा है? माइक्रो फाइनेंस प्रदान करा रहा है। तो जो एसएचजी का उद्देश्य भारत में ग्रामीण गरीबों की संपत्ति निर्माण और आय सुरक्षा है। अब उसी को हमें यहाँ पर बताना है कि एसएचजी किस प्रकार से गरीबों की आय सुरक्षा कर सकती है या फिर संपत्ति निर्माण कर सकती है, और साथ ही साथ किस प्रकार वो महिला सशक्तिकरण में भूमिका निभा सकती है। वह जो प्रश्न की मेन डिमांड है। अब हम इस प्रश्न की शुरुआत कैसे कर सकते हैं? हम इंट्रो में जो एसएचजी है उसकी परिभाषा बता सकते हैं, और मेन बॉडी में हम सीधा क्या बताएंगे कि जो माइक्रो फाइनेंस है उसकी परिभाषा बता देंगे कि माइक्रो फाइनेंस क्या है। और माइक्रो फाइनेंस क्या होता है? छोटे स्तर पर वित्तीय लोन देना, छोटे स्तर पर वित्त प्रदान करना छोटी राशि में, तो वो हो गया माइक्रो फाइनेंस। यहाँ पर लिखा गया है, देखिए, माइक्रो फाइनेंस का स्रोत एसएचजी, इसलिए एसएचजी ग्रामीण भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए और दोहरे उद्देश्य कौन से? संपत्ति निर्माण और आय सुरक्षा को प्राप्त करने में निम्न प्रकार से सहायता करता है। तो यहाँ पर हमने हेडिंग के साथ अलग अलग बता दिया गया है किस प्रकार से एसएचजी संपत्ति निर्माण में भागीदारी निभा सकता है, किस प्रकार से एसएचजी आय सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है, और किस प्रकार जो एसएचजी है वो महिला सशक्तिकरण कर सकता है। यहाँ पर अलग अलग पॉइंट के साथ लिखा गया है, आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पर पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है एसएचजी के माध्यम से माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइड करवा के किस प्रकार से संपत्ति निर्माण किया जा सकता है। जैसे कि उद्यमिता के लिए ऋण तक पहुंच सुनिश्चित हो जाएगी व्यक्तियों की। जैसे नाबार्ड के अध्ययन के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान एसएचजी ने लगभग 39,455 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया। तो इस प्रकार से एसएचजी के माध्यम से ऋण वितरित करके, जो हमने ऊपर एग्जाम देखा था सब्जी वाला, इस प्रकार से कई सब्जी वालों को सहायता की जा सकती है और कई गरीब लोगों को सहायता की जा सकती है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या है? पशुधन और कृषि निवेश। तो एसएचजी के माध्यम से क्या किया जा सकता है? सूक्ष्म ऋण प्रदान करके जो किसी व्यक्तियों को पशु खरीदने में हेल्प की जा सकती है। गांव के अंदर जो पशु होते हैं उनको क्या बोलते हैं? धन बोलते हैं। तो वो क्या हो गया? एक तरह की संपत्ति होगी। तो इससे क्या किया जा सकता है? संपत्ति निर्माण किया जा सकता है, सीधी सी बात है।
और एसएचजी के माध्यम से सूक्ष्म ऋण प्रदान करके जो बेहतर आवास और बुनियादी ढांचे के लिए लोगों को ऋण प्रदान किया जा सकता है। तो उनके जो घर जैसी जो संपत्ति है उसको सुनिश्चित किया जा सकता है एसएचजी के माध्यम से। और एसएचजी के माध्यम से क्या हो जाएगा, एसएचजी में क्या करते हैं लोग इकट्ठे होकर अपनी बचत को जमा करते हैं, तो वो बचत क्या हो गया, उनकी संपत्ति होगी। तो इस प्रकार से भी संपत्ति निर्माण को सुनिश्चित किया जा सकता है। तो ये तो पहला हो गया, पॉइंट हो गया संपत्ति निर्माण वाला। अब दूसरा पॉइंट कौन सा था, आय सुरक्षा का। अब एसएचजी के माध्यम से किस प्रकार से जो आय सुरक्षा है उसको सुनिश्चित किया जा सकता है। अब एसएचजी के माध्यम से क्या हो सकता है, जैसे ऊपर देखा कि पशुधन खरीदा जा सकता है, या फिर कोई दूसरा जैसे सब्जी वाला एग्जाम्पल देखा था हमने, तो उस प्रकार से कोई स्वरोजगार का साधन उपलब्ध करवाया जा सकता है। तो अगर कोई किसान है वो किसी अपनी कृषि पर निर्भर है, तो अगर उसकी फसल खराब हो जाती है तो इस प्रकार से जो दूसरे साधन उपलब्ध करवा के उससे जो एक जोखिम था उसका सामना किया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो आय सुरक्षा है उसको सुनिश्चित किया जा सकता है। और एसएचजी के माध्यम से क्या किया जा सकता है, सूक्ष्म बीमा योजनाएं संचालित की जा सकती है। जो किसानों को नुकसान हो रहा है या फिर जो कुछ छोटे उद्यमियों को नुकसान हो रहा है उनकी भरपाई की जा सकती है। और एसएचजी के माध्यम से आय विविधीकरण किया जा सकता है। जैसे वो किसी घर का जो पुरुष है वो कोई दूसरा कार्य कर रही है और महिला एसएचजी के माध्यम से कोई अपना स्वरोजगार चला रही है, जैसे हस्तशिल्प हो गया या फिर डेयरी होगी या फिर फूड प्रोसेसिंग हो गई, जैसे लिज्जत पापड़ वगैरह है, उस प्रकार का कार्य हो गया। तो इससे क्या हो गया, ग्रामीण गरीबों के पास या फिर जो शहरी गरीबों के पास जो वित्तीय स्रोत बढ़ गए, जिसके कारण क्या होगा और अधिक क्षेत्रों से उससे आय सुनिश्चित होगी, जिसके कारण क्या होगी उनका एक आय सुरक्षा का साधन सुनिश्चित हो गया। और चौथा पॉइंट है कि जो एसएचजी के माध्यम से रोजगार सृजन किया जा सकता है, जिसके कारण सीधी सी बात है अगर रोजगार उपलब्ध हो रहे हैं तो सीधी सी बात है आय सुरक्षा प्रदान की जा रही है। और एसएचजी में क्या करते हैं, 5 लोग मिलके या 10 लोग मिलके अपनी बचत जमा करते हैं। तो इससे क्या होता है, लोग वित्तीय रूप से साक्षर होते हैं, अपने जो पैसे उसको मैनेज करने की कला सीखते हैं। तो अपने पैसे का कहाँ यूज करना है, कितना यूज करना है, वो उनको जानकारी हो पाती है। तो इस प्रकार से भी उनकी जो आय सुरक्षा हो पाती है कि वो बचत सुनिश्चित कर पाते हैं, वो अपने पैसे को मैनेज कर पाते हैं, या फिर जो वित्तीय रूप से साक्षर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से भी है जो आय सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है ग्रामीण गरीबों की। तो ये तो हो गया पहला पॉइंट जो प्रश्न का था कि एसएचजी के माध्यम से किस प्रकार से आय सुरक्षा या फिर जो संपत्ति निर्माण है सुनिश्चित किया जा सकता है, जो कि दोहरे उद्देश्य थे। अब प्रश्न का दूसरा भाग था कि एसएचजी के माध्यम से किस प्रकार से महिला सशक्तिकरण को सुनिश्चित किया जा सकता है, उसको हमें यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है कि महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि। अब महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि कैसे होगी, जो जैसे महिलाएं हैं वो स्वरोजगार के माध्यम से अपने रोजगार सुनिश्चित कर रही है। तो जो महिलाओं की भागीदारी किसमें, श्रम बल भागीदारी दर है जो एलएफटीआर है उसमें बढ़ेगी, और दूसरी किसमें भागीदारी बढ़ेगी, जो डिसीजन मेकिंग घर के अंदर उसमें बढ़ेगी। और किसमें भागीदारी सुनिश्चित होगी, घर के अंदर जो आय के स्रोत आ रहे हैं अलग अलग, उनमें महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित होगी एसएचजी के माध्यम से। तो इस प्रकार से जो महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाकर महिलाओं को सशक्त बनाया जा सकता है। और दूसरा पॉइंट, महिलाओं को जो आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सकता है, महिलाओं के पास खुद का रोजगार है तो वो उनकी डिपेंडेंसी अपने पति पर है या फिर जो घर के पुरुष वयस्क है उन पर है वो कम हो जाएगी। अगर महिला आर्थिक रूप से सशक्त होगी तो वो उसकी घर के डिसीजन जो मेकिंग है उसमें पावर बढ़ेगी। और चौथा पॉइंट है कि जो एसएचजी के माध्यम से जो लिंग आधारित हिंसा है उसमें भी कमी आएगी। किस प्रकार से कमी आएगी, अगर महिला आर्थिक रूप से सशक्त है, महिला खुद का पैसा कमा रही है, तो पुरुष है उसको भी डर लगेगा कि अगर ये महिला चली गई तो एक घर का जो आय का स्रोत है वो चला जाएगा, अगर मैंने इसके साथ मारपीट की तो उसके मन में क्या वो एक डेटरेंस का कार्य करेगा, क्योंकि उसको लगेगा ये मेरे ऊपर निर्भर तो है नहीं तो इसको मैं मार नहीं सकता। अब जो एसएचजी है वो ये कार्य कर तो रहा है कि कैसा कौन सा कार्य, गरीबों की आय सुरक्षा हो गई या गरीबों की संपत्ति निर्माण हो गई या महिला सशक्तिकरण का हो गया कार्य हो गया, तो ये कार्य कर तो रही, बट इसमें कई बाधाएं भी है और उन चुनौतियों को हमें यहाँ पर देखना है, उन बाधाओं को यहाँ पर हमें देखना है कि कौन कौन सी बाधा है जो यहाँ पर जो एसएचजी का जो उद्देश्य है वो पूरा करने में रोक रहा है। जैसे कि पहला पॉइंट हो गया सीमित वित्तीय समावेशन हो गया। जैसे विश्व बैंक के ग्लोबल फाइनेंस डेटाबेस के अनुसार 2017 तक भारत के केवल 48 वयस्क आबादी के पास बैंक खाते थे। अब लोगों की बैंक खातों तक पहुंच ही नहीं है तो वो औपचारिक क्षेत्रों से ऋण भी नहीं ले पाएंगे, औपचारिक क्षेत्रों से, तो वो अपने स्वरोजगार के स्रोत है उन तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये एक पहली चुनौती हो गई। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऋण तक अपर्याप्त पहुंच है। जो औपचारिक क्षेत्र वाले बैंक वगैरह हो गए वो इस प्रकार के जो गरीब लोग हैं उनको ऋण देते भी नहीं है। एमएफआई जैसे जो स्रोत है जो गरीबों को ऋण देते हैं उनकी जो
उनकी जो ब्याज दर होती है वो बहुत अधिक होती है, जिसके कारण वो अपने आप बाहर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो ऋण तक है वो भी इनकी अपर्याप्त पहुंच है। तीसरा पॉइंट क्या है, मुद्दा क्या है, चुनौती क्या है कि पुनर्भुगतान के मुद्दे। जो एसएचजी है उसने ऋण तो दे दिया, ऋण तो ले लिया, लेकिन वो डिफॉल्ट कर रहे हैं। तो डिफॉल्ट कर रहे हैं इसका क्या मतलब हो गया कि जो एसएचजी अपने ऋण का वापस पुनर्भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा इश्यू हो गया। अगर वो पुनर्भुगतान नहीं कर पाएंगे तो वो वापस किसी बैंक से ऋण नहीं ले पाएंगे, उनका सिबिल स्कोर है वो कम हो जाएगा। और चौथा पॉइंट क्या है, जो आजीविका का सीमित विविधीकरण है। अब एसएचजी का क्या उद्देश्य है, लोगों को आजीविका के स्रोत उपलब्ध करवाना। बट जो यहाँ पर क्या है, आजीविका का सीमित विविधीकरण है। इसका मतलब है कि जो आजीविका के जो स्रोत होने चाहिए थे अलग अलग, जैसे डेयरी हो गया, फूड प्रोसेसिंग हो गया, कृषि हो गया, हस्तशिल्प हो गया, अन्य प्रकार के जो और भी क्षेत्र हो गए, सब्जी की दुकान हो गई, या फिर किसी प्रकार का स्वरोजगार हो गया, वो हो गया। लेकिन जो एसएचजी है वो अधिकांश तक किसमें लगे हुए हैं, कृषि संबंधित गतिविधियों में ही लगे हुए हैं। तो जो आजीविका का विविधीकरण नहीं है, जिसके कारण अलग अलग स्रोत जो रोजगार के वो लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये तो इसकी चुनौतियां हो गई या बाधाएं हो गई। अब हम वे फॉरवर्ड क्या बता सकते हैं, जो अभी हमने ऊपर देखे थे, महिलाओं को सशक्त किया जाए, या फिर पुरुषों की भागीदारी उसको भी सुनिश्चित किया जाए, या फिर जो आजीविका के और भी स्रोतों का सृजन किया जाए, या पुनर्भुगतान के इश्यू है उनसे निपटा जाए, या फिर ऋण तक जो है उसकी पर्याप्त पहुंच सुनिश्चित की जाए, या फिर सीमित वित्तीय समावेशन है उसको और कम करके, जिस प्रकार से जन धन योजना है उसमें जो वित्तीय समावेशन है उसको बढ़ाया है। तो इस प्रकार की योजनाएं लाकर वित्तीय समावेशन को और सुनिश्चित किया जा सकता है। तो ये हमारा वे फॉरवर्ड हो जाएगा। कंक्लूजन में हम बता सकते हैं कि जो भारत की 65% आबादी है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, इसलिए एसएचजी और एमएफआई है उनको और भी मजबूत करके ग्रामीण विकास में योगदान सुनिश्चित किया जा सकता है। तो ग्रामीण गरीब है उनका विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। हमारा तीसरा प्रश्न है कि क्या महिला स्वयं सहायता समूहों के सूक्ष्म वित्त पोषण के माध्यम से लैंगिक समानता, गरीबी, कुपोषण के दुष्चक्र को तोड़ा जा सकता है? उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न कह रहा है कि महिला एसएचजी है उनको वित्त पोषित करके जो मुद्दे हैं जो यहाँ पर दिए गए, कौन से, लैंगिक असमानता का हो गया, या फिर जो गरीबी का हो गया, या फिर जो कुपोषण का हो गया। जैसे हमने देखा था जो 57% महिला हैं वो एनीमिया से ग्रसित है। जो ये मुद्दे हो गए, इन मुद्दों को है वो एसएचजी के माध्यम से सुनिश्चित किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, उसको हमें यहाँ पर बताना है। अगर किया जा सकता है तो एग्जाम्पल दे रहा है कि इस प्रकार से वहां पर किया गया है, या इस प्रकार से चेंजेस लाए हैं एसएचजी के माध्यम से। तो यहाँ पर हमें एग्जाम्पल के माध्यम से आंसर को समझाना है। अब यहाँ पर हम इंट्रो में क्या बता सकते हैं, इंट्रो में हम महिलाओं की जो स्थिति है उसके बारे में बता सकते हैं कि हाँ, देश के अंदर महिलाओं की स्थिति बहुत ही खराब है। अब इस स्थिति को सुधारने के लिए एसएचजी के माध्यम से कार्य करने चाहिए, या एसएचजी के माध्यम से ये सुनिश्चित किया जा सकता है। जैसे कि जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है वो क्या कह रही है कि जो भारत की ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में रैंक है वो 156 में से 140वां स्थान है। अब तो शायद 146 हो गया है। तो ये तो देश में महिलाओं की स्थिति होगी। अब इसको सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे को लैंगिक असमानता उसको कम करना पड़ेगा, गरीबी है जो महिलाओं के अंदर उसको कम करना पड़ेगा, जो कुपोषण है उसको कम करना पड़ेगा। तो क्या होगी, देश के अंदर महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा, जिसके कारण इस प्रकार की जो इंडेक्स आती है उसमें भी देश का स्थान सुधरेगा। तो इसको एसएचजी के माध्यम से कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है उसको हमें यहाँ पर दिखाना है। तो मेन बॉडी में हम लिख सकते हैं, जो यहाँ पर पूछा गया था कि इस दुष्चक्र को तोड़ा जा सकता है, तो हम लिख सकते हैं कि ये हेडिंग डाल के कि हाँ तोड़ा जा सकता है। अब कैसे तोड़ा जा सकता है उसके पॉइंट यहाँ पर लिखे गए हैं कि एसएचजी के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सकता है, जैसे कि हमने अभी ऊपर देखा था, और बेहतर पोषण संबंधी परिणाम देखे जा सकते हैं। जैसे महिलाओं को माइक्रो फाइनेंस के माध्यम से संसाधनों और आय तक पहुंच प्राप्त होती है, और वे अपने परिवार के लिए पौष्टिक भोजन पर खर्च को प्राथमिकता दे सकते हैं, जिससे आहार की आदतों में सुधार होता है और बेहतर पोषण संबंधी परिणाम दिखते हैं। अब इससे महिला स्वयं का तो पोषण स्तर सुधरेगा ही सुधरेगा, उसके साथ ही क्या सुधरेगा, परिवार का पोषण स्तर में भी सुधार होगा। अब एक रिपोर्ट में देखा गया है कि जो महिलाओं की आय की स्पेंडिंग होती है अपने बच्चों के स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, वह पुरुष समकक्ष की तुलना में अधिक होती है। तो ये बता सकता है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर पूरे परिवार को भी स्वास्थ्य रूप से सशक्त बनाया जा सकता है, उसके बच्चों का पोषण स्तर है वो भी सुधारा जा सकता है। इस प्रकार से जो कुपोषण जो प्रश्न में लिखा गया था उसका सामना किया जा सकता है। महिलाओं को आर्थिक सशक्त बनाकर गरीबी का सामना किया जा सकता है, और महिलाओं की स्वास्थ्य और शिक्षा में भी सुधार होगा, जो वित्तीय साक्षरता है उसमें सुधार होगा। इस प्रकार से स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मुद्दे उनसे लड़ा जा सकता है,
सामाजिक पूंजी और सामूहिक कार्रवाई का निर्माण होगा। अब महिलाएं एसएचजी में क्या करती हैं, साथ आकर कार्य करती हैं, तो इससे क्या कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग पावर है वो महिलाओं की बढ़ती है। जैसे कि जो केरल में कुडुम्बश्री पहल है उसमें सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा दिया जाता है और माइक्रो फाइनेंसिंग के माध्यम से महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार किया जाता है। अगला पॉइंट है कि जो महिला है उनका सामाजिक और आर्थिक विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। जैसे जो उड़ीसा सरकार की मिशन शक्ति पहल है उसने आदिवासी महिलाओं के बीच बेहतर सामाजिक आर्थिक संकेतों का नेतृत्व किया है। तो इस प्रकार के से जो एग्जाम्पल है उसको प्रश्न में पूछा गया था, आपको यहाँ पर पुट करने हैं। और एसएचजी के माध्यम से क्या किया जा सकता है, महिलाओं को ऋण प्रोवाइड करवाया जा सकता है, जिसके कारण उनको स्वरोजगार के अवसर सुनिश्चित होंगे, जिससे महिलाएं और अधिक इनकम के सोर्स जनरेट कर पाएंगे, जिससे गरीबी का सामना किया जा सकता है। तो जो ऊपर जो पॉइंट थे, मैं 3 पॉइंट थे यहाँ पर, लैंगिक असमानता, गरीबी और कुपोषण, इनके दुष्चक्र को तोड़ा जा सकता है, जो हमने यहाँ पर देख लिया है। अब इस दुष्चक्र को तोड़ा तो जा सकता है, बट इसमें कुछ बाधाएं भी है, इसकी कुछ चुनौतियां भी है जो यहाँ पर लिखी गई है, जो अभी हमने ऊपर देखी थी, जैसे सीमित वित्तीय समावेशन, ऋण तक अपर्याप्त पहुंच हो गई, या पुनर्भुगतान के इश्यू, या फिर आजीविका का सीमित विविधीकरण हो गया। अब वे फॉरवर्ड जो ऊपर देखे थे वही सेम टू सेम यहाँ आ सकते हैं। महिलाओं को सशक्त बनाया जाए, यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा गया है किशोरी शक्ति स्कीम का, पुरुषों की भागीदारी बढ़ाई जाए, जैसे कि पंजाब की प्रगतिशील किसान योजना हो गई, या फिर जाति आदेश भेदभाव उसको कम किया जाए। कंक्लूजन में हम बता सकते हैं जो उड़ीसा की मिशन शक्ति योजना है, इस प्रकार के केस स्टडी वाइज बता सकते हैं, इस प्रकार जो महिला सशक्तिकरण का कार्य करती है। तो इस प्रकार से योजनाएं चलाकर महिला को और अधिक सशक्त बनाकर जो एसएचजी का जो उद्देश्य है, या एसएचजी के माध्यम से जो महिलाओं के अंदर जो गरीबी है, जो कुपोषण है, या फिर जो लैंगिक असमानता है, उसका सामना किया जा सकता है। तो इस प्रकार के प्रोग्रेसिव कंक्लूजन के साथ अपने आंसर को समाप्त कर सकते हैं। तो आज हमने 3 प्रश्नों को देखा है। वीडियो काफी लंबा हो गया है, इसके लिए माफी चाहेंगे, लेकिन हम यहाँ पर पूरा होलिस्टिक वे में क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं तो थोड़ा टाइम लग जाता है, बट हम प्रयास करेंगे कि वीडियो को और छोटा करने का। आप ये पीडीएफ फाइल मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी स्कोप यूपीएससी से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको पिन कमेंट या फिर जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसके बैनर पर मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल एनजीओ वाले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।